हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी। मैं आज आपके सामने कक्षा 10वीं प्री बोर्ड परीक्षा 2022-23 का मॉड जो पेपर है वो जिला बांसवाड़ा का वो आपके सामने सॉल्व करवाने के लिए लेकर आया हूँ। तो ये पूरा बोर्ड पैटर्न के हिसाब से है, तो अपन उसी के हिसाब से इसकी तैयारी करेंगे और इसको पेपर को हल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास। पहला क्वेश्चन है, निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो दोस्तों, आपको पहले प्रश्न में टोटल 12 भाग हैं इसके। तो इस प्रकार से आपको एक टेबल बना लेनी है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। और यहाँ पर फर्स्ट सेकंड इस प्रकार से 12 तक आपको लिख लेने हैं। तो अपन देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बहुपद में 8x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में शून्यकों की संख्या होगी। तो दोस्तों, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो बहुपद की घात होती है, अधिकतम घात वही बहुपद की घात होती है, और बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। तो यहाँ पर अपने पास बहुपद की घात 2 है, तो शून्यकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 2। तो इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा ख राइट है। फिर ये दो संख्याओं का गुणनखंड नहीं है, ये दो संख्याओं का गुणन दे रखा है अपने को 1080। उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ दे रखा है 30। तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अपने को ये पहले चैप्टर में पता है कि यदि किन्हीं दो संख्याओं का जो एचसीएफ और एलसीएम होता है उनका गुणा जो होता है वो बराबर होता है उन दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर। तो अपने को दोनों संख्याओं का गुणा तो दे रखा है 1080, एचसीएफ अपने को दे रखा है 30 और एलसीएम अपने को ज्ञात करना है। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 1080 बटे में 30, यानी कि अपन भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 का भाग 108 में तो 36 बार, यानी कि यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। फिर है बिंदु 6, -3 की एक्स अक्ष से दूरी। तो देखिए, जब भी किसी भी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी पूछी जाती है तो वो हमेशा वाई निर्देशांक की जो वैल्यू होती है वो होता है। एक्स अक्ष से दूरी हमेशा वाई निर्देशांक होता है, लेकिन दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए -3 राइट नहीं होगा। यहाँ पर अपने पास राइट ऑप्शन होगा ग 3, क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। उसके बाद यदि इसकी जगह y अक्ष से दूरी पूछता तो वो x का निर्देशांक हो जाता, यानी कि y अक्ष से दूरी हो जाती 6 और x अक्ष से दूरी तो 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को दे रखा है y-4/5 -x/2 बराबर में 1। यदि y बराबर 9 हो तो x बराबर है। तो देखिए, अपने को y का मान क्वेश्चन में सीधा दे रखा है 9, तो ये हो जाएगा 9 -4 बटे में 5 -x/2 बराबर में 1। 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 5/5 -x/2 बराबर में 1। x/2 बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 5/5 होगा 1 -1 बराबर में x/2।
2, यानी कि 2 का गुणा इधर 1 माइनस 1 यानी कि 0 से होगा, तो x का मान जो है वो आ जाएगा अपने पास कितना, 0। तो अपने पास ऑप्शन नंबर 0 जो है वो क में है, तो क यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पांचवा। पांचवे क्वेश्चन में दे रखा है समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ a बराबर नहीं है 0 के, मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि। तो देखिए, कोई भी द्विघात समीकरण होती है, उसके मूल में यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी, कैसी हो, 0 से छोटी यानी कि ऋणात्मक होती है, तब हमेशा मूल वास्तविक नहीं होंगे। ओके, जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी होती है, तब मूल वास्तविक नहीं होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर क इसमें राइट है। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 0 से बड़ा है, यानी कि जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक आता है, तब मूल जो हैं वो वास्तविक होते हैं, और अलग अलग होते हैं। ठीक है। और एक और होता है इसमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो 0 के यदि बराबर हैं, तो मूल वास्तविक तो होते हैं, लेकिन अलग अलग नहीं होकर के कैसे होंगे, समान। दोनों मूल जो होते हैं वो समान होते हैं। जिस प्रकार से बहुपद में 2 शून्यक होंगे द्विघात बहुपद में, उसी प्रकार से द्विघात समीकरण में मूल भी कितने होते हैं, 2। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। समांतर श्रेणी दे रखी है अपने को, 3, 10, 17, 24 का प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात क्या होगा। तो देखिए, प्रथम पद तो सीधा ही दिख रहा है अपने को, यहाँ पर 3 है, 3 वाले ऑप्शन अपने पास हैं 2। फिर अपने को पूछा है सार्वंतर, जो कि होता है डी। डी को निकालते हैं अपन दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करके, यानी कि 10 माइनस 3, यानी कि ये हो जाएगा 7। तो अपने पास ऑप्शन राइट हो जाएगा ख, 3,7। बहुत ही सरल प्रश्न था, प्रथम पद सीधा ही मिल रहा है, और सार्वंतर जो होता है वो a2 माइनस a1 होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां। 7वें क्वेश्चन में कहा गया है tan 45 प्लस cot 45 का मान होगा। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री की जो मान वाली सारणी होती है त्रिकोणमितीय अनुपात में, उसमें tan 45 का मान 1 होता है और cot 45 का मान भी 1 होता है। तो tan 45 प्लस cot 45 का मान कितना हो जाएगा, 2, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। फिर अपने को पूछा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखिए, एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं जो होती है वो अनंत होती हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, तो अनंत होती है। और यदि पूछा जाता है कि किसी वृत्त में पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो उसका ऑप्शन राइट होगा 2। ठीक है। इसी प्रकार से इस पार्ट में एक और चीज होती है कि जो वृत्त होता है उसमें स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में जो एंगल होता है, ये सदैव 90 डिग्री का होता है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। इसी प्रकार से एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है। तो व्यास जो होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये देख लीजिए, पहले का 9वां क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, 90 में अपने को पूछा है एक वृत्त का व्यास दे रखा है, व्यास जो कि होता है 2r, ये दे रखा है अपने को 14 सेंटीमीटर, और अपने को वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है।
तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान है अपने पास 22/7। ये 2r 14 है तो r बराबर हो जाएगा यहाँ से 7 सेंटीमीटर, यानी कि आर स्क्वायर का मतलब 7 × 7 हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो 22 × 7 यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके बेलन का वृत्त का क्षेत्रफल। नेक्स्ट है लंबवर्तीय बेलन वह समपार्श्व आकृति है जिसका आधार एक, देखिए बेलन का जो आधार होता है वो एक वृत्त होता है। बेलन का आधार कौन होता है? वृत्त। इसीलिए अपन जब भी बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो उसका सूत्र होता है 2πr/h, लेकिन आधार का क्षेत्रफल भी जुड़ जाएगा तो +2πr² हो जाता है। दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा तो जो बेलन का या लंबवर्तीय बेलन जो भी कहें उसका आधार जो होता है वो क्या होता है? तो क्या होता है? वृत्त। नेक्स्ट है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य होता है। तो भाई 11वां प्रश्न पूछा है अपने को, 5 विषम संख्याएं प्रथम 1 + 3 + 5 + 7 + 9 यानी बटे में आ जाएगा 5, क्योंकि माध्य का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। तो 5 प्रेक्षण हो गए और विषम संख्याएं ये सभी अपन ने जोड़ ली। 9 और 7 कितना हो गया? 16। 16 और 5 21 और 3 24 और 1 25, यानी कि 25/5 इसका हल होगा। और 25 में 5 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 5। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य कितना होता है? 5। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? देखिए पहला तो ऑप्शन है अपने पास 18%। परसेंट को संख्या में बदलेंगे तो 100 का भाग लग जाए जो कि 0.18 आ जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन है अपने पास 5/7। 5/7 ये भी 0 और 1 के बीच में मान आएगा। और अगला मान है 0.9, ये भी 0 और 1 के बीच में होता है। लेकिन लास्ट जो ऑप्शन है वो अपने को दे रखा है -3.6। तो दोस्तों प्रायिकता का जो मान होता है वो सदैव 0 से 1 के मध्य होता है, ना तो 0 से छोटा होगा और ना ही 1 से बड़ा। 0 से छोटा होने का मतलब है कि वो ऋणात्मक होगा और प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो और एक और बात, प्रायिकता का न्यूनतम जो मान होता है वो 0 होता है और प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वो कितना होता है? 1 होता है। इसके अलावा किसी घटना के घटित होने की संभावना प्रायिकता ऑफ ई और किसी उसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता प्रायिकता ऑफ ई डैश, इन दोनों का योग 1 होता है। यानी कि किसी घटना के घटित होना और घटित नहीं होना दोनों की संभावनाओं का योग कितना होता है? तो कितना होता है? 1। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर दूसरा। 5 + 3√2 एक कैसी संख्या है? तो देखिए √2 जो है वो अपरिमेय संख्या है, उसका गुणा 3 से हो रहा है जो कि परिमेय है। परिमेय और अपरिमेय का गुणा अपरिमेय होगा और अपरिमेय में परिमेय संख्या जोड़ने पर भी वो संख्या कैसी रहेगी? अपरिमेय संख्या। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी वृत्त होते हैं। तो बच्चों सभी वृत्त जो होते हैं वो समरूप होते हैं। सर्वांग सम तभी होंगे जब उन सभी की त्रिज्याएं कैसी हो? एक समान। अदरवाइज सभी वृत्त समरूप रहेंगे, यानी कि उनका रूप जो है वो सभी का एक जैसा होता है। और सर्वांग सम का मतलब होता है कि यदि उनकी सभी की त्रिज्याएं बराबर हो, ऐसे वृत्त कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा समरूप। पहले में अपन लिखेंगे अपरिमेय, क्योंकि
परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय होता है। फिर है अपने पास साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री यानी कि साइन 60 का मान तो होता है √3/2 इसका स्क्वायर। इसी प्रकार से cos 30 की भी वैल्यू यही होती है √3/2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3/4 प्लस 3/4 यानी कि 6/4 जो कि हो जाएगा 3/2। यहाँ पर ऑप्शन ये 3/2 राइट होगा, यहाँ पर अंडर रूट गलती से लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्धवृत्त में बना कोण। अर्धवृत्त में जब भी कोई कोण बनता है तो वो कैसा होता है? समकोण। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। फिर है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र। तो भाई वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र ये अपन ने फर्स्ट मॉडल पेपर में भी देखा था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायिकता ऑफ ई का अधिकतम मान 1 होता है, अभी बताया मैंने, और न्यूनतम मान जो होता है वो कितना होता है? 0। प्रायिकता का न्यूनतम मतलब कम से कम मान 0 होता है और ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपको पहला ही प्रश्न पूछा है द्विघात समीकरण। ये पहले वाला मैं रफ कर रहा हूं तो देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में अपने को देखिए, द्विघात समीकरण 4x² - 7x - 5 = 0 के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो अपन ने अभी पहले क्वेश्चन में बात करी थी मूलों के प्रकृति की। तो मूल की प्रकृति जांच करने के लिए अपन चेक करेंगे b² - 4ac की वैल्यू। तो b² यहाँ पर इस समीकरण में अपने पास v का जो मान है वो तो है कितना? -7। उसके बाद है a का जो मान है वो है अपने पास 4 और c का जो मान है वो है अपने पास -5। तो b² मतलब -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है -5। 7 का स्क्वायर होता है 49, माइनस और माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा। 4 चौक 16 पंजे 80 यानी कि 80 और 49 हो गया 129 जो कि 0 से बड़ा है। और जब भी b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो मूल जो है वो वास्तविक होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने बात करी थी कि b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मूल वास्तविक व अलग अलग होते हैं। ओके, मूल अलग अलग होंगे। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। दूसरा क्वेश्चन है, 7 पेंसिल तथा 5 पेन का मूल्य 29 रुपए है, इसको बीजगणितीय रूप में लिखिए। आपको कुछ भी नहीं करना था, केवल समीकरण बनाना था। तो यहाँ लिखेंगे अपन दूसरे में कि माना पेंसिल का मूल्य x रुपए, पेंसिल का मूल्य x रुपए व पेन का मूल्य y रुपए है, तो प्रश्नानुसार अपन एक 2 चर वाला रेखिक समीकरण बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 7x प्लस 5y दोनों के मूल्यों का योग है 29 रुपए। तो ये हो गया 7x प्लस 5y बराबर 29। ये हो गया आपका बीजगणितीय रूप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। समांतर श्रेणी दे रखी है जिसमें कि अपने को दे रखा है एक एपी क्या दे रखी है, पहला पद दे रखा है -10, दूसरा है -6, -2 और 2।
तो यहाँ से अपन यदि ज्ञात करते हैं तो a की वैल्यू तो हो जाएगी माइनस का 10, d का मान हो जाएगा -6 माइनस माइनस का 10, -6 माइनस 10, ये हो जाएगा -6 प्लस 10, यानी कि d का मान आएगा अपने पास कितना, प्लस का 4। अब अपने को 4 पद दे रखे हैं तो अपने को पांचवा a5 यानी कि a प्लस 4d की वैल्यू ज्ञात करनी है। फिर a6 यानी कि a प्लस 5d की वैल्यू ज्ञात करनी है। और यहाँ से a5 बराबर हो जाएगा, a का मान तो है -10 प्लस 4 इंटू 4, यानी कि -10 प्लस 16, यानी कि पांचवें पद का मान आ जाएगा 6। फिर छठे पद का मान देखिए, a6 इज इक्वल टू a का मान -10 प्लस 5 इंटू डी का मान था 4, 5 इंटू 4 20 हो जाएगा। तो ये हो गया 20 माइनस 10 यानी कि प्लस का 10। ये आ गया अपने पास a6 की वैल्यू। a7 की वैल्यू होती है a प्लस 6d। a का मान है अपने पास माइनस का 10 प्लस 6 इंटू डी का मान 4, 6 इंटू 4 24 माइनस 10 यानी कि 14। ये आ गया अपने सॉरी प्लस का 14, ये आ गया अपने पास a7 का मान। इस प्रकार से अपन ने अगले 3 पद प्राप्त कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात अपने को दे रखा है 3:5। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब भी किसी त्रिभुज में अपने को, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, जब भी किसी त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात दे रखा है और यदि वो त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं, तो एक बात याद रखना, ये एक अपने को, जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो उन त्रिभुजों का एरिया मान लेते हैं। त्रिभुज एक है ABC और दूसरा है त्रिभुज PQR। इनका एरिया का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। अभी अपने को भुजाओं का अनुपात दे रखा है, यानी कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा भुजाओं के अनुपात का वर्ग, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, 9:25। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पांचवें क्वेश्चन में अपने को कहा गया है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो सबसे पहले तो अपन इस स्क्वायर को नॉर्मल करेंगे तो ये हो जाएगा कोस 27 का होल स्क्वायर बटे में यदि करते हैं तो कोस 17 का होल स्क्वायर। किसी भी एक को बदल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोस 27 को अपन लिख सकते हैं 90 माइनस 63 पूरे का होल स्क्वायर बटे में कोस 17 को भी अपन लिखेंगे कोस 90 माइनस 73 का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 ऊपर था, कोस 90 माइनस थीटा जो होता है वो कितना होता है, साइन थीटा। यानी कि साइन थीटा का मान है अपने पास 63 का स्क्वायर बटे में कोस 90 माइनस 73, यानी कि सॉरी ये हो जाएगा साइन 73 का होल स्क्वायर
प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, यानी कि साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 63, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री बटे में ये साइन स्क्वायर 73 प्लस कोस स्क्वायर 73, इसका मान हो जाएगा 1। तो लास्ट बचेगा अपने पास 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री, क्योंकि साइन स्क्वायर 73 प्लस कोस स्क्वायर 73 क्यों होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर दोनों जगह थीटा की वैल्यू कितनी है, 73 डिग्री, इसलिए ये भी हो गया कितना, 1। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। छठे प्रश्न में अपने को कहा गया है कि 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चूंकि अपन जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो जब ये होता है तो इसका मतलब अपन यहाँ पर जो सेक स्क्वायर थीटा है इसकी जगह लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 5 कोष्टक 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 5 टेन स्क्वायर थीटा। 5 का गुणा करेंगे तो 5 प्लस 5 टेन स्क्वायर थीटा माइनस ये वाला 5 टेन स्क्वायर थीटा, माइनस 5 टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 5 टेन स्क्वायर थीटा घटेगा तो 0, और यहाँ पर बचेगा अपने पास कितना, ओनली 5। ये हो गया अपना हल। नेक्स्ट है, किसी खंभों की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी किसी भी चीज की छाया और उसकी परछाई यदि छाया और उसकी ऊंचाई, या उस जो भी वस्तु है उसकी लंबाई और उसकी परछाई यदि दोनों बराबर हैं तो सूर्य का जो उन्नयन कोण होता है वो सदैव 45 डिग्री का रहेगा। कैसे, देख लीजिए, ये देख लीजिए, अपन बना दिए एक खंबा, खंबे की जो ऊंचाई है इसको मान लेते हैं h। फिर प्रश्न क्या कह रहा है, छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो, छाया को भी मान लेते हैं अपन कितना, h। यहाँ पर बनेगा कोण थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये अपना आधार। तो ये इसमें लंब और आधार टेन थीटा में होता है। टेन थीटा बराबर h बटा h हो जाएगा, यानी कि टेन थीटा बराबर 1 हो जाएगा। और टेन थीटा में एक मान जो होता है वो होता है टेन 45 डिग्री का, यानी कि यहाँ से थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री। ये इस प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 8वां, चित्र के अनुसार x का मान ज्ञात कीजिए। ये अपने को चित्र दे रखा है। अभी मैंने बताया कि थीटा के सामने जो होता है वो कौन होता है, लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार। यहाँ से वापस अपन लिखेंगे टेन 30 डिग्री की वैल्यू, जो कि हो जाएगी लंब यानी कि x बटे में आधार यानी कि 6√3। टेन 30 की जो वैल्यू होती है वो होता है 1/√3। ये 6√3 इधर आएगा तो इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा 6√3 बराबर में आ जाएगा x। √3 से √3 कैंसल, यहाँ से x बराबर बचेगा 6। तो ये हो जाएगा आपका x का मान कितना, 6। नेक्स्ट है, अपन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपने पास 7.5 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को
2:1 में विभाजित करने पर बड़े भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। रेखाखंड की लंबाई है 7.5